मैं तुमको चाहूं तू चाहे किसी और को यारा, ये प्यार न होगा फिर हमसे दोबारा। मैं तुमको चाहूं तू चाहे किसी और को यारा, ये प्यार न होगा फिर हमसे दोबारा। मैं तुमको चाहूं तू चाहे किसी और को यारा, ये प्यार न होगा फिर हमसे दोबारा। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम कुछ साइंस के कुछ महत्वपूर्ण नियम बताएंगे जो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फर्स्ट नियम जो है ये है कोशिका सिद्धांत। क्या है? कोशिका सिद्धांत। तो हम आप लोगों को बताएंगे कोशिका सिद्धांत ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषा डिफिनेशन है जो कि आप लोगों के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो देखिए फर्स्ट है कोशिका सिद्धांत। ये कोशिका सिद्धांत जो है ये क्या है? नियम है। तो कोशिका सिद्धांत का नियम हम बताएंगे। तो देखिए इसमें जो है कोशिका सिद्धांत है, इसका देखिए डिफिनेशन यानी परिभाषा जो है कोशिका सिद्धांत का, देखिए इसका है सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा शरीर जो है, क्या हमारा शरीर ये किस चीज से बना है? तो कोशिकाओं से बना है। देखिए कोशिका से कैसे बना? एक कोशिका दो कोशिका करके क्या है, हम लोग बहु कोशिकीय जीव है। क्या हम लोग बहु कोशिकीय जीव है? तो ध्यान दीजिएगा कोशिका से जो हमारा शरीर बना है, और हम लोग कभी कभी क्या हो जाते हैं, काम करते करते थक जाते हैं। तो थक जाने का कारण है कि हमारी कोशिका जो होती है वो टूट जाता है। तो टूट जाने के कारण क्या होता है, हम लोग हांफने लगते हैं या तो थक जाते हैं। तो फिर क्या होता है, उसमें नया कोशिका का निर्माण होता है। फिर क्या होता है, हमारा शरीर फिर से ऊर्जा हो जाता है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, काम करने लगते हैं। तो उसमें वही है कोशिका सिद्धांत में है परिभाषा है कोशिका का, कर है सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सारा जीव क्या है, कोशिकाओं से बना है। कुछ एक कोशिकीय है, सिर्फ एक कोशिका से बना है, तो कुछ बहुकोशिकीय यानी एक से अधिक कोशिका से बना है। नेक्स्ट है नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से आती है। अब जो कह रहा है कि नई कोशिका जो है पूर्ववर्ती, मान लीजिए कि हमारे शरीर में जो है कोशिकाएं हैं। क्या है? कोशिकाएं हैं। तो कोशिका, अब वो कोशिका से ही ना दूसरे कोशिका जन्म लेंगे। जैसे देखिए यह बोला कि नई कोशिका जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बने हैं। तो हम लोग जो बने हैं तो अपने पूर्वज से बने हैं। पुराने पूर्वज मतलब अपने से बड़े, दादा से, परदादा से, पापा से। तो परदादा से दादा, दादा से पापा, पापा से फिर हम लोग से आगे जनरेशन, ऐसे ही क्या होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा। तो ठीक उसी प्रकार हमारा संतति कोशिका जो है यह क्या होता है, नई कोशिका जो होता है ये पूर्ववर्ती कोशिका से बनता है। ठीक है, तो वही चीज है, नई कोशिका किससे बनेगा? पहले वाली उपस्थित कोशिका से यानी पूर्ववर्ती कोशिका से। अब इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, पादप, जंतु। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, उसके बाद क्या है पादप, फिर है जंतु। नेक्स्ट है इसका उपयोग जो होता है, कोशिका का उपयोग जीव विज्ञान का आधार रोग अध्ययन। देखिए कोशिका सिद्धांत का अध्ययन, सबसे पहले तो कोशिका का मतलब समझ जाएंगे कि कोशिका है क्या। कोशिका से हमारा जीव मतलब हम लोग का शरीर और सारे जीव का शरीर बना है। और कोशिका का निर्माण कैसे होता है? कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित शरीर में कोशिका से न्यू कोशिका, न्यू सेल का यानी नया सेल का, नया कोशिका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, और इसका उदाहरण है बैक्टीरिया, पादप और जंतु। और इसका यूज जो होता है जीव विज्ञान के आधार रोग पे, रोग अध्ययन पे। ठीक है, तो आप लोग आशा करते हैं कि ये कोशिका सिद्धांत समझ गए होंगे। कोशिका सिद्धांत क्या है, हमारा शरीर जो है कोशिकाओं से बना है, हम लोग बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, अब नेक्स्ट बताएंगे मेंडल का प्रथम नियम, यानी इसे प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। तो मेंडल का प्रथम नियम जो है पृथक्करण का नियम। तो मेंडल का प्रथम नियम हम जानेंगे। मेंडल जो है इसे आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल क्या है? आनुवंशिकी का
जनक है। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने उद्यान मटर पर क्या किया था? आनुवंशिकी का प्रयोग किया था, जिनमें इन्होंने देखा कि पौधा को लगा लगा कर देखा, कभी लंबे को बौने से क्या किया? मिक्स किया, संकरण कराया, तो वहां देखा कि कुछ बौना कुछ लंबा, ठीक इसी प्रकार कुछ लाल पीला, मतलब फूल में भी अंतर देखा, पौधे में भी अंतर देखा, बीज में भी अंतर देखा, कुछ गोल बीज हुआ, कुछ झुर्रीदार बीज हुआ, हरा फूल हुआ, पीला फूल हुआ, ऐसे करके क्या किया इन्होंने मटर के पौधे पे प्रयोग किया। क्या प्रयोग किया? आनुवंशिकी का नियम। तो इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को, मेंडल का फुल नेम है ग्रेगर जॉन मेंडल, इसीलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने आनुवंशिकी का प्रयोग किया है, यानी आनुवंशिकी का प्रयोग इन्होंने दिया है। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। तो देखिए इन्होंने क्या किया? मटर का पौधा लिया। क्या लिया? मटर का पौधा। एक लिया लंबा पौधा और दूसरा लिया बौना पौधा। क्या लिया? लंबा पौधा और बौना पौधा। जब लंबा पौधा को बौना पौधा से क्रॉस कराया, क्या किया? जब लंबे पौधे को बौने पौधे से क्रॉस कराया, तो इसमें क्या हुआ? जब लंबे पौधे को बौने, ये जो कैपिटल टी है ये है लंबा और स्मॉल टी है ये क्या है? बौना। जब लंबा को बौना से क्या किया? क्रॉस कराया, तो सभी पौधे क्या हो गए? लंबे हो गए, यानी प्रभावित हो गए। क्या गए? हो गए प्रभावित। ठीक है, तो इसमें देखते हैं परिभाषा है दो विपरीत लक्षण वाले जीवों के संकरण पर। दो विपरीत लक्षण, विपरीत लक्षण हो गया एक लंबा और दूसरा बौना, तो वाले जीव के संकरण पर F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होता है। देखिए प्रभावी लक्षण मतलब हो गया, जैसे सिर्फ लंबा जन्म लिया तो क्या हो गया? वो प्रभावी हो गया। अब बौना जन्म लेगा तो वो प्रभावी हो जाएगा। तो यहां क्या किया? जब लंबे और बौने को क्रॉस करवाया गया तो क्या हुआ? वहां क्या हुआ? सिर्फ लंबे पौधे उत्पादन हुए, इसे प्रभावी कहेंगे। तो कह रहा है कि प्रभावी लक्षण क्या हुआ? प्रकट हुआ। इसका एग्जाम्पल है लंबा पौधा को जब बौना से क्या किया? क्रॉस कराया, तो सभी लंबे पौधे का उत्पादन हुआ। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? आनुवंशिकी संकरण में। इसका उपयोग देखिए, प्रभाविता का उपयोग कहाँ किया? ये जो मेंडल का प्रथम नियम है इसे कहाँ प्रयोग किया? आनुवंशिका में। ठीक है, तो आनुवंशिकी संकरण में उपयोग हुआ। ठीक है ना। अब नेक्स्ट नियम बताएंगे आप लोग को, ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण नियम सब है इसमें। देखिए नेक्स्ट है जैव उत्पत्ति का नियम। ध्यान दीजिएगा, जैव उत्पत्ति के नियम। अब जैव उत्पत्ति के नियम हम आप लोग को बताएंगे कि जैव उत्पत्ति का नियम क्या है। इसका परिभाषा है जीवन केवल पूर्व विद्यमान जीवन से ही उत्पन्न होता है। कह रहा है जीवन जो है हम लोग का, ये जीवन किससे है उत्पादन? जीवन कह रहा है कि पूर्व से। अभी आप लोग बताइए कि जीवन जो हम लोग का आया तो किससे आया? अपने पूर्वज से आया। परदादा के शरीर से दादा आए, दादा से पापा आए और पापा से हम लोग आए और हम लोग से आगे आएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है? परिभाषा है जीवन जो है केवल किससे आ रहा है? पूर्वज से। अपने किससे? पूर्वज से। तो जैव उत्पत्ति का नियम मतलब जैव का जो उत्पत्ति हो रहा है उसका क्या नियम है? तो कह रहा है जीवन केवल पूर्व विद्वान जीवन से ही उत्पन्न होता है। ये तो हम लोग भी जानते हैं। मटर के पौधे लगाइएगा तो मटर आएगा, फिर उस बीज को लगाइएगा फिर मटर आएगा। तो नए जीव का उत्पन्न किससे होता है? अपने पुराने जीव से, यानी अपने पूर्वज से। इसका एग्जाम्पल है मक्खियां केवल मक्खियों से आती है। अब देखिए मक्खी का जन्म होगा, कुत्ते का जन्म होगा, बिल्ली का जन्म होगा, गधा का जन्म होगा, किसी का भी जन्म होगा उसके पूर्वज से जन्म होगा। जैसे गधे का जन्म होगा तो गधे के पूर्वज से गधे का जन्म होगा।
तो ठीक उसी प्रकार यहाँ जो है मक्खी केवल मक्खी से आती है, इसका एग्जाम्पल हो गया। और इसका उपयोग देखिए है सहज उत्पत्ति का खंडन। क्या है इसका उपयोग? सहज उत्पत्ति का खंडन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जैव उत्पत्ति का नियम क्या है। जैव उत्पत्ति से सीधा समझ जाइए जीव उत्पत्ति का क्या नियम है। तो सब जानते हैं कि वो अपने पूर्वज से नए पूर्वज का निर्माण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बताएंगे समजात अंगों का नियम। देखिए ये है समजात अंग। तो ये समजात अंग के नियम क्या है? समजात अंग में जो है इसका डिफिनेशन है वे अंग जिनकी उत्पत्ति, कह रहा है वे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है। इसका उत्पत्ति और संरचना क्या होगा? समान। उत्पत्ति मतलब क्या होगा? इसका उत्पत्ति और संरचना क्या होगा? समान होगा। तो समजात अंग में जो है उत्पत्ति और संरचना, संरचना मतलब हो गया बनावट। जब हमारा शरीर के अंदर जो कंकाल है ये है बनावट। क्या है? बनावट। तो वे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है कार्य भिन्न हो सकते हैं। देखिए समजात अंग उसको कहेंगे जिसका उत्पत्ति और स्ट्रक्चर यानी संरचना बनावट क्या होगा? समान होगा और कार्य क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब इसके विपरीत, ठीक इसके विपरीत हो जाएगा असमजात अंग। देखिए असमजात अंग किसे कहेंगे? जिसकी बनावट क्या? बनावट आकृति आकार सेम होगा और कार्य क्या होगा? अलग होगा। इसमें कह रहा है परिभाषा इसका है वे अंग जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान है। ध्यान दीजिएगा इसका उत्पत्ति और संरचना क्या है? समान है। देखने में लगेगा एक समान है, जैसे ये मेरा हाथ है ना, मनुष्य का हाथ और चमगादड़ का पंख। देखिए मनुष्य का हाथ और चमगादड़ का पंख ये दोनों क्या है? देखने में इसका अंदर से जो है बनावट संरचना समान है। क्या है? समान है। देखने पे जो अंदर जब इनका अध्ययन किया गया तो चमगादड़ का पंख और हमारा हाथ का जो है बनावट क्या था? सेम था, लेकिन कार्य क्या है? अलग है। यानी उसका बनावट उड़ने में काम कर रहा है और हमारा बनावट खाने में, पकड़ने में, मारने में, दौड़ने में, सॉरी दौड़ने में नहीं मारने में काम आ रहा है। तो इसमें कह रहा है कार्य क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। एग्जाम्पल हो जाएगा मनुष्य के हाथ और चमगादड़ के पंख। और असमजात में क्या हो जाएगा? असमजात में हो जाएगा बनावट जो है अलग अलग होगा। बनावट क्या होगा? बनावट आकृति क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। कार्य क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ठीक है, उपयोग हो जाता है इसे विकासवादी संबंध। अब समजात अंग का उपयोग कहाँ करेंगे? विकासवादी संबंध में करेंगे। तो आप लोग क्या है समजात अंग के नियम भी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट है उपयोग एवं अनुपयोग का नियम। देखिए उपयोग एवं अनुपयोग का नियम। उपयोग और अनुपयोग का नियम समझेंगे। तो उपयोग और अनुपयोग का नियम देखिए क्या है। उपयोग है परिभाषा है अंगों का निरंतर उपयोग उन्हें विकसित करता है, जबकि अनुप्रयोग उन्हें अविकसित करता है। देखिए उपयोग मतलब क्या हुआ? जब आप किसी अंग का उपयोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं, वहां इसी चीज का जिक्र है। अंगों का निरंतर उपयोग उन्हें विकसित करता है, जबकि अनुप्रयोग उन्हें अविकसित करता है। देखिए हिरण जो है, हिरण हो कि मनुष्य का ही बात करेंगे। मनुष्य जो है, मनुष्य का पहले हाथ जो है पैर के रूप में काम करता था। चारों पैर जो है जानवर की तरह चलता था। ठीक है, तो वो चलते चलते क्या हुआ? उसका मन हो गया कि हम अपना अगला पैर जो है, ये दोनों जो अभी हाथ में
यूज हो रहा है। तो ये दोनों अगला पैर का मतलब काम करना कोशिश किया कि कुछ छलांग मार मार कर कुछ तोड़ने का काम कर रहा था, जिसके कारण यह करते करते क्या हो गया, दोनों पैर जो उसका अगला हाथ में परिवर्तित हो गया, और पूंछ जो था वो अनुप्रयोग था, उसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, हट गया। ठीक है, तो मनुष्य का जो है पूर्वज तो चिंपैंजी आप लोग भी जानते हैं, तो धीरे धीरे जिसका अनुप्रयोग हो रहा था वो क्या हुआ, हटते चला गया। तो ठीक उसी प्रकार यह हिरण जो है, हिरण का गर्दन बहुत लंबा होता है, यह जो है प्रयोग करते 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 गला ऊपर करते करते क्या क्या इतना ऊपर कर लिया कि पौधा तक पहुंचा लिया। तो ये क्या हो गया, जब प्रयोग निरंतर करते रह गया तो ये क्या हो गया, प्रयोग जिस अंग का ये निरंतर प्रयोग करते रह गया गर्दन का, तो क्या हो गया, ये प्रयोग हो गया, और जो अंग का प्रयोग नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा, अनुप्रयोग हो जाएगा। तो वही बात है, अंगों का निरंतर उपयोग उन्हें विकसित करता है, निरंतर उपयोग क्या करता है, विकसित करता है, और अनुप्रयोग उन्हें अविकसित करता है। जो अंग का मतलब प्रयोग नहीं किया, अनुप्रयोग किया, तो वो अंग का क्या हो जाएगा, अनुप्रयोग हो जाएगा और विकसित हो जाएगा। ठीक है, अब है उदाहरण जिराफ की लंबी गर्दन। ये लंबी गर्दन तो आप लोग देख रहे हैं, जिराफ की लंबी गर्दन, इन्होंने कोशिश करते करते अपनी गर्दन को क्या किया, बहुत ज्यादा लंबा करा दिया। और उपयोग है इसका लेमार्कवाद, इसका उपयोग कहाँ होता है, लेमार्कवाद। अब नेक्स्ट है जैव ऊर्जा संरक्षण नियम। क्या है, जैव ऊर्जा संरक्षण नियम। अब ये जैव ऊर्जा संरक्षण नियम जो है, देखिए यह क्या है, जैव ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है, इसमें कह रहा है परिभाषा में ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है न नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। देखिए बात सही है, ऊर्जा को ना तो हम लोग उपयोग कर सकते हैं और ना ही हम उसका ना ही तो ऊर्जा को उपयोग नहीं, ऊर्जा का तो उपयोग करेंगे ही, बिना उपयोग से तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। ना तो ऊर्जा को हम बना सकते हैं और ना ही ऊर्जा को उजाड़ सकते हैं, यानी विनाश कर सकते हैं। तो ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ वही बात है, ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट, केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग क्या करेंगे, उसको बदल देंगे। क्या करेंगे, एक रूप से दूसरे रूप में बदल देंगे। इसका उदाहरण है श्वसन में ऊर्जा रूपांतरण। श्वसन में क्या है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है, श्वसन में क्या होता है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ठीक है, और इसका उपयोग होता है पचाचप में, किसमें, पचाचप में। ध्यान दीजिएगा, ये गलत लिख दिया है, ठीक है, इसका उपयोग हो जाएगा उपापचयी में। किसमें हो जाएगा इसका उपयोग, उपापचयी में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है विसरण का नियम। देखिए ये रहा आपका विसरण का नियम। विसरण का नियम में देखिए क्या है, विसरण का नियम क्या कहेंगे, इसका परिभाषा है अणुओं का उच्च सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन करना। यहाँ आप लोग अणु देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, अणुओं का उच्च सांद्रता से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर क्या कर रहा है, गमन कर रहा है। तो यह क्या है, विसरण का नियम है। विसरण के नियम में क्या होता है, उच्च सांद्रण से कम सांद्रण की ओर क्या करना, गमन करना, यानी गति करना। और इसका उदाहरण है गैसों का आदान प्रदान। गैस का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, इधर से उधर, इधर से उधर। खुशबू का फैलना, यानी सुगंध का क्या होता है, फैलना। नेक्स्ट इसका उपयोग होता है
परिवहन में। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना, ठीक है। नेक्स्ट है समस्थिति का नियम। अब देखिए यह समस्थिति नियम क्या है। यह समस्थिति नियम जो है यह क्या है, परिभाषा शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखने की प्रक्रिया। अब देखिए आपके शरीर के अंदर जो है आंतरिक प्रक्रिया जो होता है, जैसे देखिए जब आप कभी जोर से दौड़िएगा तो आपके अंदर जो है पूरा धक 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 आएगा, क्या आएगा, धक धक की आवाज आएगा, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, शांत होकर बैठ जाते हैं। या फिर रात में निकलने में क्या होता है, डर लगता है। यदि डर लगेगा तो उसमें क्या होता है, अंदर से पूरा धक 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 करेगा, पूरा शरीर जो कंपन करेगा। तो वो अंदर की जो प्रक्रिया होती है ना, वो क्या होता है, देखिए शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर बनाए रखने की प्रक्रिया समस्थिति हुआ। देखिए अंदर की जैसे कि ठंड ही है, अंदर से कर रहे हैं हम लोग, तो वो क्या है, उसको धीरे धीरे हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने स्थान पे लाते हैं, कंपन को धीरे धीरे कम करते हैं। नेक्स्ट इसका उदाहरण, शरीर का तापमान क्या करना है, नियंत्रण करना है। अब देखिए किसी को ठंड लग गया है, कर रहा है, इसमें क्या होगा, उसका आंतरिक क्या हो रहा है, कंपन कर रहा है। अब उसका तापमान को क्या करेंगे, धीरे धीरे नियंत्रण करेंगे। या तो फिर डर गया है तो पूरा दिल धड़क रहा है, उसमें भी क्या करेंगे, उसको धीरे धीरे शांत करेंगे। या फिर कोई गुस्से से लाल है तो उसमें भी पूरा आंख भौं क्या हो जाएगा, चढ़ जाएगा, उसको क्या करना है, धीरे धीरे आंतरिक को हम क्या करेंगे, नियंत्रण करेंगे। और इसका यूज होता है स्वास्थ्य में, इसका यूज क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य में, ठीक है। नेक्स्ट नियम बताएंगे, जैव विविधता का नियम। देखिए ये जैव विविधता जो है इसका नियम बताएंगे। तो इस नियम में जो है परिभाषा है, एक क्षेत्र में जीवन की विभिन्न प्रजातियों की विविधता। एक क्षेत्र में जीवन की विभिन्न प्रजातियों की विविधता। देखिए जैव विविधता का मतलब हो गया कि जंगल बहुत सारा है और उसमें बहुत सारा जीवन क्या हो रहा है, यापन हो रहा है, हाथी घोड़ा हिरण, कुछ मनुष्य का आसपास में घर भी होता है, ये क्या है, जैव विविधता है। उदाहरण है वर्षा वन। वन में क्या होता है, बहुत सारा जीव का रहने का स्थान है, खाने पीने का स्थान है, आवास है, और मनुष्य के लकड़ी का स्थान है, फल का स्थान है। ये क्या है, जैव विविधता, मतलब अलग अलग जीव का वहां मतलब क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, मतलब जंगल से। अब इसका उपयोग है पारिस्थितिक संतुलन संसाधन। पारिस्थितिक में भी संतुलन है, इसीलिए क्योंकि वहां क्या करेगा, घास है, घास को कौन खाएगा, घास को हिरण खा लेगा, हिरण को कौन खाएगा, बाघ खा लेगा। इसी प्रकार को क्या करेगा, जंगल है, जंगल कीट खाएगा, कीट को मेढक खा लेगा, फिर इसको सांप खा लेगा। ये सब क्या हो रहा है, इसमें पारिस्थितिक हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे आनुवंशिक कोड, सार्वभौमिकता नियम। ये देखिए आनुवंशिक कोड क्या होता है, इसका परिभाषा है, सभी जीवों में आनुवंशिक कोड लगभग समान होता है। सभी जीव में क्या होता है, आनुवंशिक कोड क्या होता है, समान होता है। तो आनुवंशिक कोड जो है क्या होता है, समान होता है सभी जीव में। सभी जीव में क्या होता है, आनुवंशिक कोड क्या समान होता है। इसका उदाहरण है बैक्टीरिया में मानव जीन की अभिव्यक्ति। बैक्टीरिया में क्या होता है, मानव जीन की अभिव्यक्ति। आप लोग जानते होंगे कि उसका जीन उसमें, उसका जीन उसमें, पिता से बेटा में, ये क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने संतान में संचरित होते रहता है। तो सभी जीव में आनुवंशिक कोड क्या होता है, लगभग समान ही होता है। और यह इसका उदाहरण है बैक्टीरिया में मानव जीन की अभिव्यक्ति। बैक्टीरिया में क्या है, मानव जीन की अभिव्यक्ति है। और इसका उपयोग होता है जैव प्रौद्योगिकी में। किसमें होता है, जैव प्रौद्योगिकी में, ठीक है।
अब चलिए अब देखेंगे मेंडल का द्वितीय नियम। मेंडल का जो फर्स्ट नियम था, तो जब लंबे को बौने से कराए तो सारे पौधे क्या हुआ, प्रभावित यानी लंबे हुआ। अब द्वितीय में देखेंगे कि द्वितीय में हम लोग क्या कर रहे हैं। तो द्वितीय में देखिए कह रहा है युग्मक निर्माण के समय जोड़े के जीन पृथक हो जाते हैं। देखिए और इसका एग्जाम्पल F2PD में लक्षण का भी पृथक्करण हो गया, लक्षण भी अलग हो गया और जोड़े का भी वो अलग हो गया। जैसे ध्यान दीजिएगा जब हम फर्स्ट नियम में क्या किए थे, लंबे को जब बौने से क्या किए थे, क्रॉस करवाए थे, तो सभी क्या हुआ था, पौधे लंबे हो गया था। अब देखिए सब पौधे क्या हुआ, लंबे हो गया। लेकिन यहां देखिए यहां जब हम यहां जब हम स्मॉल टी और कैपिटल टी को क्रॉस करवाते हैं, क्या करवाते हैं, क्रॉस करवा रहे हैं, तो इसका जोड़ा क्या हो रहा है, भिन्न हो रहा है। यानी यहाँ तो कैपिटल टी आ ही गया, क्या हुआ, कैपिटल टी आ ही गया। लेकिन यहाँ क्या हुआ, विभिन्नता हो गया। यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ भी विभिन्नता, और यहाँ स्मॉल टी, यहाँ क्या हो गया, सेम हो गया। इसीलिए कहता है युग्मक निर्माण के समय जोड़े जीन पृथक हो जाते हैं। जोड़े जीन यहाँ क्या हो गया, पृथक हो गया, क्या हो गया, यहाँ पृथक हो गया। ठीक है, ये क्या है, मेंडल का द्वितीय नियम है। उपयोग है जीन व्यवहार समझना, क्या करना है, जीन व्यवहार को समझना। अब है मेंडल का तृतीय नियम। अब देखिए मेंडल का जो ये तृतीय नियम है, इसे स्वतंत्र वर्गीकरण भी कहेंगे। तो इन तृतीय नियम में देखिए क्या होता है, दो या अधिक जीन जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अपवृत होते हैं। दो या अधिक जीन जोड़े, इसमें देखिए जैसे कि दो या दो से अधिक जीन जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से क्या होता है, अपवृत होता है। तो इसमें कुछ खास नहीं है। दो या अधिक जीन को क्या किया, जब मिश्रित किया तो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से क्या हो गया, वो अपवृत हो गया, क्या हो गया, अपवृत हो गया। इसका एग्जाम्पल है गोल पीले और झुर्रीदार हरे बीज का संकरण। जब गोल बीज का किसका कराया, गोल और पीला और किसका बीज, क्या, झुर्रीदार का, मतलब जो मटर का पौधा जो है मटर, वो क्या हुआ, झुर्री बीज हो गया। उसका जब हम झुर्रीदार हरे बीज का क्या किया, संकरण कराया तो दो या अधिक जीन जोड़े एक दूसरे से क्या हो गया, स्वतंत्र रूप से अपवृत हो गया। ठीक है, इसका उपयोग है जटिल आनुवंशिकी। इसका उपयोग कहाँ है, जटिल आनुवंशिकी। नेक्स्ट है विषमजात अंग का नियम, इसे असमजात अंग भी बोलेंगे। अब देखिए असमजात अंग में क्या होगा, असमजात अंग में वे अंग जिनके कार्य समान होते हैं परंतु उत्पत्ति और संरचना भिन्न होता है। इसका कार्य क्या होगा, समान होगा, मतलब काम जो है दोनों जीव सेम करेगा, लेकिन उसका संरचना जो है अलग अलग है। जैसे इसका उदाहरण है पक्षी के पंख और कीट के पंख। पक्षी का पंख और कीट का पंख, इसका जो है कार्य क्या है, समान है। पक्षी के पंख और कीट के पंख का कार्य क्या है, समान है, और इसकी संरचना क्या है, अलग अलग है। संरचना क्या है, इसका अलग अलग है। इसका उपयोग है अभिसारी विकास। इसका उपयोग किस में होता है, अभिसारी विकास में होता है। नेक्स्ट है उत्क्रांति का नियम। क्या है ये, उत्क्रांति का नियम। ये उत्क्रांतिक नियम देखिए क्या है, समय के साथ जीवों में कर्मिक परिवर्तन की प्रक्रिया। देखिए इसमें समय के साथ यह सब जो रूप है
यह मनुष्य का ही रूप है। क्या है? यह सब मनुष्य का ही रूप है, अलग अलग। इसका उदाहरण है सरल से जटिल जीवों का विकास। मनुष्य देखिए पहले ऐसा था, फिर ये धीरे धीरे ऐसे हुआ, ये विकास करते गया, फिर अपने क्या हुआ, अपने में विकसित होते गया। तो यह है उत्क्रांति का नियम। इसमें परिवर्तन की क्या हो रहा है? प्रक्रिया क्या है? जारी है। अब इसका उपयोग है जीवों का इतिहास समझना। जीवों का क्या करना है? इतिहास को समझना है कि हमारे जो पूर्वज थे कहां से था, कैसे था, क्या था, और धीरे धीरे हम लोग यहां तक क्या हुआ, आ गए हैं। अब नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का नियम। ये प्रकाश संश्लेषण का नियम को समझिए। प्रकाश संश्लेषण किसे कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण जब हरे पेड़ पौधे, क्या सुने आप लोग, जब हरे पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, हरे पेड़ पौधे कब अपना प्रकाश संश्लेषण करेंगे? सूर्य के प्रकाश के ही उपस्थिति में। सूर्य से क्या लेगा? प्रकाश लेगा। मिट्टी से क्या लेगा? जल लेगा। वायुमंडल से क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। उसके बाद उसमें खुद उपस्थित होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण पेड़ पौधा क्या होता है? हरा होता है। तो इन चारों को मिलाकर यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। जैसे देखिए, पादपों द्वारा प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर भोजन ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। उदाहरण है हरे पौधे में भोजन निर्माण। हरे पौधे क्या करता है? भोजन का अपने से निर्माण करता है। इसे क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। इसका उपयोग होता है पारिस्थितिकी में। कहाँ प्रयोग होता है? पारिस्थितिकी में। ऑक्सीजन स्रोत में। कहा? ऑक्सीजन स्रोत में। नेक्स्ट है श्वसन का नियम। क्या है इसमें? श्वसन का नियम। अब श्वसन का नियम समझिए। भोजन यानी ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया कर रहा है। भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न करने की, भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया। जब हम लोग खाते पीते हैं तो हम लोग को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, जिससे हम श्वसन द्वारा निकालते हैं। ठीक है। उदाहरण है सभी जीवों में ऊर्जा का उत्पादन करना। हम लोग जब सांस लेते हैं तभी तो हमें ऊर्जा मिलती है। यदि सांस लेंगे ही नहीं तो मर ही जाएंगे। तो सांस लेते हैं और हम लोग ऊर्जा उत्पादन करते हैं। उपयोग है पचायच क्रिया में। पचायच क्रिया में। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट इसमें है खाद्य श्रृंखला का नियम। अब देखिए ये खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला मतलब हुआ कि जब एक जीव दूसरे जीव पे आश्रित होता है। जैसे घास पे आश्रित है मेढक, और मेढक को खा गया सांप, और सांप को खा गया चीलबाज। तो यह एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है। तो यह क्या है? खाद्य जाल है, खाद्य श्रृंखला है। क्या है यह? खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला मतलब होगा घास को कौन खाया? ग्रास हॉपर, और इसको खाया फ्रॉग, और फ्रॉग को खाया स्नेक, स्नेक को खा लेगा काइट यानी चील। ये क्या है? खाद्य श्रृंखला है। अब देखिए परिभाषा है ऊर्जा प्रवाह का एक रेखीय क्रम जिसमें एक जीव दूसरे जीव को क्या करता है? खाता है। यह रेखीय क्रम है, और एक जीव दूसरे जीव को क्या कर रहा है? खा रहा है। इसका उदाहरण जो है घास से बाज तक ऊर्जा प्रवाह। घास से कहां तक होगा? बाज तक। बाज होगा अंत में, यहाँ बीच में एक बार सर्प यानी स्नैक भी हो जाएगा, उसके बाद काइट होगा। तो यह बाज तक ऊर्जा का क्या हो रहा है? घास से बाज तक क्या हो रहा है? ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। और उसका उपयोग होता है पारिस्थितिक तंत्र में, जहां ये सब खाता पीता है
उसे क्या कहेंगे? पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे। नेक्स्ट अब देखिए खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला तो समझ गए कि एक लाइन से है। खाद्य जाल में क्या हो जाएगा? खिचड़ी चोखा मतलब खिचड़ी और दाल भात आलू चावल सब इसी में क्या कर दिया? मिक्स कर दिया। तो ठीक उसी प्रकार खाद्य जाल में क्या होता है कि देखिए जैसे खाद्य जाल हो गया, घास को खाया कीट, इसको खाएगा मेढक, मेढक को खा गया सांप। ठीक है, अब इसी घास को जो है इधर से आएगा घास, घास को और कोई खा रहा है और उसको उधर खा रहा है, फिर वो इससे खा रहा है। ये मतलब क्या हो जाएगा? सबको सब में मतलब खा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ सांप इधर चील खा रहा है, फिर इधर इधर घास को भी खा रहा है। मतलब इसी प्रकार क्या होता है? खाद्य जाल हो रहा है। तो इसी प्रकार इसमें देखिए क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र में कई परस्पर जुड़ी खाद्य जाल श्रृंखलाओं का जाल बनाती है। एक ही खाद्य जाल में कौन कर रहा है? मान लीजिए कि घास है, घास को कभी कीट खा रहा है, उसी घास को हिरन खा रहा है, गाय खा रहा है, बकरी खा रहा है, उधर हो रहा है, मतलब खिचड़ी बन गया। ये क्या हो जाएगा? खाद्य जाल हो जाएगा। उदाहरण है जंगल का पारिस्थितिक तंत्र, और इसका उपयोग है पारिस्थितिकी संतुलन। इसका उपयोग क्या है? पारिस्थितिकी संतुलन। नेक्स्ट है कोशिका विभाजन का नियम। कोशिका विभाजन का नियम में देखिए क्या है, कायिक कोशिकाओं का विभाजन जिसमें दो समान संतति कोशिकाएं बनती है। क्या बोला? कायिक कोशिकाओं का विभाजन। कायिक कोशिका का क्या हो रहा है? यहाँ विभाजन हो रहा है जिसमें दो समान संतति, दो समान क्या है? इसमें समान दो संतति है जिसमें कोशिका बनती है। इसका उदाहरण है वृद्धि और मरम्मत, और उपयोग है उत्तक विकास में। ठीक है, नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन नियम। अब देखिए ये अर्धसूत्री क्या हो जाएगा? आधार। जैसे जनन कोशिकाओं का विभाजन जिसमें चार अगुणित संतति कोशिकाएं बनती है। उदाहरण है शुक्राणु अंडाणु का निर्माण होना, उपयोग है यौन प्रजनन विविधता में। तो ये अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, जनन कोशिका का विभाजन जिसमें चार अगुणित, अगुणित क्या होता है? विभाजित होता है, और इसका उपयोग क्या होता है? अंडाणु और शुक्राणु के निर्माण में। नेक्स्ट है हार्डी वाइनबर्ग नियम। इसमें देखिए क्या है, आदर्श जनसंख्या में जीन और जीनोटाइप आवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती है। यह कह रहा है कि आप लोग जानते होंगे कि पिता और माता का डीएनए जब बच्चे में आएगा कुछ न कुछ उसमें गुण, आनुवंशिक गुण आते रहता है। तो वही चीज इसमें दिया हुआ है कि आदर्श जनसंख्या में जीन और जीनोटाइप आवृत्ति क्या होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहती है। उदाहरण है बिना विकास के जनसंख्या। ये सब क्या है? बिना विकास के जनसंख्या। इसका उपयोग होता है जनसंख्या आनुवंशिकी में। कहा? जनसंख्या आनुवंशिकी में। नेक्स्ट है प्राकृतिक चयन का नियम। प्राकृतिक चयन का नियम देखिए क्या है, परिभाषा है इसका, प्रकृति द्वारा योग्यतम जीवों का चयन जो वातावरण के अनुकूल होते हैं। यह क्या होता है? वातावरण के अनुकूल, मतलब जैसा वातावरण है वैसा क्या है? अनुकूलन है। उदाहरण है औद्योगिक मेलेनिता, और उपयोग होता है विकासवाद के आधार पे। मतलब कोशिश करते करते ये अपना गर्दन क्या कर लिया? लंबा कर लिया। अब नेक्स्ट है परासरण का नियम। अब देखिए ये परासरण में क्या होता है? अर्ध पारगमय झिल्ली के माध्यम में
से जल का कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। प्रसरण में क्या होता है, कम से उच्च की ओर जाएगा। उदाहरण है जड़ों द्वारा जल अवशोषण। जड़ के द्वारा क्या होता है, पेड़ पौधे में जल का अवशोषण होता है। उदाहरण है कोशिका जल संतुलन। क्या है, कोशिका जल संतुलन। नेक्स्ट है ऊर्जा पिरामिड नियम, 10% का नियम। ध्यान दीजिएगा, ये 10% का नियम क्या होता है। एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होता है। ध्यान दीजिएगा, घास में जितनी ऊर्जा होता है उसको जो खाएगा, जो भी मनुष्य जीव जंतु जो खाएगा, मान लीजिए उसको बकरी खाया, तो घास में जो उपस्थित ऊर्जा है मान लीजिए 1000 है, 1000 है, तो 1000 है घास में ऊर्जा, तो उसको जो बकरी खाएगा तो बकरी में जाएगा 100, यानी मात्र जो है 10%। कितना जाता है, 10%। 90% जो है, 90% क्या होता है उसी में उपस्थित होता है, घास में ही। तो अगले पोषी स्तर, अब इस बकरी को कौन खाएगा, हम लोग, तो हम में मात्र 10% जाएगा। मतलब जितना ऊर्जा है उसमें उसका जो है 10% शरीर में जाता है। तो एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक केवल 10% ऊर्जा क्या होता है, स्थानांतरित होती है। इसका उदाहरण है ऊर्जा का ह्रास। इसमें क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास, और इसका उपयोग होता है पारिस्थितिकी दक्षता। क्या होता है इसका, पारिस्थितिकी दक्षता। नेक्स्ट है जैव अपघटन नियम। ये क्या है, जैव अपघटन नियम। देखिए यह जैव अपघटन नियम क्या है, इसका परिभाषा है सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का सरल पदार्थों में विघटन। सरल पदार्थों में क्या होता है, विघटन। और इसका उदाहरण होता है खाद बनना। इसका उदाहरण क्या है, खाद बनना। और क्या है, अपशिष्ट प्रबंधन। क्या है, अपशिष्ट प्रबंधन। इसका उपयोग होता है पोषक तत्व चक्रण। क्या है इसका, पोषक तत्व चक्रण। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।